आज हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के कुछ महत्वपूर्ण सेक्शनों पर बात करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह संपत्ति अंतरण अधिनियम का आधारशिला भी इसे कहा जा सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम का धारा 5 और धारा 7। संपत्ति अंतरण अधिनियम के धारा 5 में संपत्ति की अंतरण की परिभाषा दी गई है। संपत्ति अंतरण क्या है, इसकी परिभाषा अगर हम धारा 5 में देखें तो वहाँ यह व्यवस्था किया गया है कि जब कोई जीवित व्यक्ति किसी जीवित व्यक्ति को या किन्हीं जीवित व्यक्तियों को या स्वयं या एक या अधिक अन्य व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति अंतरण करता है, उसे संपत्ति का अंतरण कहते हैं, अर्थात संपत्ति का हस्तांतरण होता है। तो धारा 5 में ये बातें कही गई हैं। इसे अगर हम साधारण भाषा में अगर जानना चाहें तो कह सकते हैं कि जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को या दो से अधिक व्यक्तियों को क्या करता है, संपत्ति का हस्तांतरण करता है या स्वयं को संपत्ति का हस्तांतरण करता है, वर्तमान समय में करता है या भविष्य में करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संपत्ति का हस्तांतरण कहते हैं, संपत्ति का अंतरण कहते हैं। धारा 5 में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, जीवित व्यक्ति। तो जीवित व्यक्ति की परिभाषा जब हम सेक्शन 3 में परिभाषा खंड को देख रहे हैं, निर्वचन खंड को देख रहे हैं, तो उसमें जीवित व्यक्ति की परिभाषा दी गई है, जिसमें कंपनी, निगम, व्यक्तियों के निकाय जो निगमित निकाय हो सकते हैं या फिर निगमित निकाय नहीं भी हो सकते हैं, ये सभी शामिल हैं। इसके अलावा संपत्ति के अंतरण से संबंधित अगर सामान्य सिद्धांत को हम जानें तो सामान्य सिद्धांत यह है, इसका अर्थ क्या है, इसका सामान्य सिद्धांत संपत्ति के अंतरण का यह है कि संपत्ति का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पक्ष में अंतरण, यानी कि संपत्ति का एक व्यक्ति के पास से दूसरे व्यक्ति के पास जाना ही संपत्ति का अंतरण है। यह संपत्ति अंतरण अधिनियम संपत्ति अंतरण संशोधन अधिनियम 1929 के पहले व्यवस्था थी, यानी कि यह आवश्यक था कि संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाना, अर्थात 1929 के संशोधन से पहले कोई भी व्यक्ति स्वयं को अंतरण नहीं कर सकता था, किंतु 1929 के संशोधन के बाद इसमें धारा 5 में प्रोविजन किया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य को और स्वयं को भी संपत्ति का अंतरण कर सकता है। किंतु जहाँ कोई व्यक्ति स्वयं को अंतरण करता है, उसके लिए यह शर्त अनिवार्य है कि जो व्यक्ति स्वयं को अंतरण करता है किसी संपत्ति का, वह कम से कम 2 व्यक्तित्व धारण करता हो। उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई न्यासी न्यास का सृजन करता है, गठन करता है, तो जब उस न्यास का उसने सृजन किया तो उस न्यास में जो न्यस्त संपत्ति है, उस संपत्ति के रखरखाव के लिए, उसके न्यास के संचालन के लिए स्वयं को ही उसने क्या बना दिया, न्यासी भी बना दिया, न्यासधारी बना दिया। न्यासी ने क्या किया, एक ट्रस्ट निर्मित किया, फिर क्या किया, स्वयं को ही ट्रस्टी बना दिया, अर्थात उस न्यासी ने क्या किया कि ट्रस्ट की संपत्ति को स्वयं में ही समाहित कर लिया, अर्थात उसने स्वयं की संपत्ति को ट्रस्ट के माध्यम से क्या किया, स्वयं में ही अंतरित कर ली। तो यहाँ पर उसके 2 व्यक्तित्व होते हैं, पहला तो न्यासी का और दूसरा न्यासधारी का, जो कि संभव है 1929 के बाद। इससे संबंधित
एक वाद भी आया था। वाद था नारायण भाई बनाम सुलेमान का वाद था। नारायण भाई बनाम सुलेमान के वाद में यह न्यायालय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि जहाँ कोई व्यक्ति दो व्यक्तित्व धारण करता है वह स्वयं को भी संपत्ति का अंतरण कर सकता है। इसके पूर्व 1929 से पहले के पूर्व का अगर हम बात करें, जहाँ पर कोई व्यक्ति स्वयं को अंतरण नहीं कर सकता था, उसके संदर्भ में उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखें हम तो एक वाद है सुनील सिद्धार्थ बाई बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स AIR सुप्रीम कोर्ट 1986, जिसमें ये सिद्धांत दिया गया था माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सामान्य सिद्धांत तो यही है कि संपत्ति का अंतरण के अंतर्गत संपत्ति का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में निहित होना, अर्थात संपत्ति का एक व्यक्ति से दूसरे के पास जाना ही साधारणतया हम संपत्ति अंतरण समझते हैं। अब अगर हम बात करें संपत्ति अंतरण तो हम समझ लिए। अब संपत्ति अंतरण के जो आवश्यक तत्व हैं, अगर इनकी हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, तो संपत्ति के अंतरण से हम सबसे पहले इसके आवश्यक तत्वों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आवश्यक तत्व होता है जीवित व्यक्तियों का होना। जीवित व्यक्तियों का होना यह पहला आवश्यक तत्व है। वहीं दूसरा आवश्यक तत्व है कि विधि मान्य उद्देश्य होना चाहिए, जो कि धारा 23 में इसका प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अंतरण होना चाहिए, और अंतरण किसका होना चाहिए, तो संपत्ति का होना चाहिए। तो तीसरा हमारा जो आवश्यक तत्व है वह अंतरण है, और चौथा हमारा संपत्ति इसका आवश्यक तत्व है। वहीं पांचवा अगर इसका आवश्यक तत्व देखें तो वर्तमान या भविष्य में अंतरण का किया जाना चाहिए। ये 5 इसके आवश्यक तत्व हैं। अब जहां पर शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि वर्तमान या भावी, तो इसमें जो ये जो वर्तमान तथा भावी समय की बात की गई है, तो इसमें जो है कि लेकिन ये जान लीजिए कि जिस संपत्ति का अंतरण किया जाना है उसका वर्तमान में होना आवश्यक है। इसके अलावा अगर हम बात करें अंतरण के लिए सक्षम व्यक्ति की बात करें तो इसके लिए हमें जाना होगा धारा 7 में। जब हम धारा 7 को देखते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम के, तो वहाँ पर सक्षम व्यक्तियों की बात की गई है जो अंतरण कर सकते हैं। तो धारा 7 में छोटी सी परिभाषा है और यह परिभाषा स्वयं में कोई परिभाषा नहीं है, बल्कि यह भारतीय संविदा अधिनियम के धारा 11 पर टोटली बेस्ड है। इस धारा में कहा गया है कि वे व्यक्ति सक्षम हैं अंतरण के लिए जो भारतीय संविदा अधिनियम के धारा 11 के अधीन संविदा करने के लिए सक्षम है। अब भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 में क्या है, तो भारतीय संविदा अधिनियम धारा 11 यह प्रावधान करता है कि सभी व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है सिवाय उन व्यक्तियों के। किन व्यक्तियों के, तो पहला जो माइनर है, जो अप्राप्तव्य है, जो वयस्क नहीं हुआ है, दूसरा विकृत व्यक्ति को, और तीसरा उन व्यक्तियों को संविदा करने के अयोग्य समझा गया है। किसके द्वारा, विधि के द्वारा। यानी कि विधि के द्वारा जिन व्यक्तियों को संविदा करने के अयोग्य समझा गया है, अयोग्य बताया गया है, जैसे दिवालिया, जिस व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया है वह संविदा नहीं कर सकता, और जो संविदा नहीं कर सकता वो अंतरण नहीं कर सकता। तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत हमें यह पता चलता है कि कौन कौन लोग संविदा नहीं कर सकते। जैसे अवयस्क के मामले में हम देखते हैं तो इससे संबंधित एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण हमारे पास वाद भी है, मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष का, जिसे हम लोग पहले सेमेस्टर से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है
कि कोई अप्राप्तव्य, कोई अवयस्क अंतरण कर नहीं सकता है लेकिन अंतरिति हो सकता है। अर्थात कोई अवयस्क किसी व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण तो नहीं कर सकता, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति उस अवयस्क के हित में, अवयस्क के पक्ष में संपत्ति अंतरित कर सकता है। वहीं बात करें विकृत व्यक्ति की, तो विकृत व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता, किंतु कोई अन्य व्यक्ति उसके हित में संपत्ति का अंतरण कर सकता है। तो ये रहे हमारे कि कौन लोग हैं जो सक्षम होंगे अंतरण करने के लिए। तो इससे संबंधित हमने देखा धारा 5 और धारा 7। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संपत्ति अंतरण में नहीं आता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ अंतरण जैसे दिखते हैं लेकिन वे अंतरण नहीं होते, जैसे विभाजन, पारिवारिक समझौते, दो भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, यह अंतरण का विषय नहीं है। इससे संबंधित एक हमारे पास वाद है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है, वी.एस. सरीन बनाम अजीत कुमार। वी.एस. सरीन बनाम अजीत कुमार का मामला है, जिसमें यह माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया कि विभाजन एक संपत्ति अंतरण नहीं है, यानी कि विभाजन करना कोई संपत्ति अंतरण का विषय नहीं है। तो आज हमने इस छोटे से लेक्चर में हमने पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों को ये जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की जो दो सेक्शन जो हैं, जो कि आधारशिला कहे जा सकते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम के, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ, फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद।